अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के नेक्स्ट लेसन के साथ आपके सामने। और जो टॉपिक आज अंडर डिस्कशन होगा वो होगा रोमांटिक एज के जो फर्स्ट फेज़ के पोइट्स हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। वो हैं द लेक पोइट्स जिनको हम कहते हैं। लेक पोइट्स को लेक पोइट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे वर ऑल टुगेदर इन राइटिंग पोइट्री। दे वर ऑल लिविंग together in the Lake District in the formative phase of their life. तो जिस लाइफ में ये they were writing poetry तो they at that time they were living together। तो इनके ऊपर जो उस एरिया का, उस लेक डिस्ट्रिक्ट का, लेक का, ब्यूटी ऑफ नेचर का, मैनिफेस्टेशंस ऑफ नेचर का, एक दूसरे का इवन जो इन्फ्लुएंस है वो बड़ा विजिबल है। वो इट कैन बी फेल्ट वाइल वी रीड द पोइट्री ऑफ दीज ग्रेट पोइट्स। इस लेक पोइट्री में सबसे बड़ा जो नाम है वो हमारे सामने है विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 to 1850। अ ग्रेट नेचर वॉरशिपर, अ नेचर लवर। इनकी पोइट्री में आपको नेचर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आएगा। इनके थीम्स भी नेचर से लिए हुए हैं। इन्होंने ट्रीटमेंट भी नेचर की सीनरी के हिसाब से किया है। तो देयर वाज a rich influence of that area along with the manifestations of nature. He wrote a large number of lyrics and sonnets. सॉनेट्स इन्होंने लिखी और लिरिक्स लिखी, बड़ी बड़ी जो उनकी पोइम्स हैं इनमें टू मिल्टन, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, इमॉर्टैलिटी ओड, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द प्रिल्यूड। और इनमें जो बड़े बड़े थीम्स हैं वो हैं नेचर, मैन, इन्वायरमेंट। और पोइटिक स्टाइल इनका सिंपल है और इनमें थीम्स भी जो है वो सिंपल लाइफ से लिए गए हैं। इफ़ वी कैन ब्रीफली वन बाय वन लुक एट दीज पॉइंट्स, टू मिल्टन में वो मिल्टन को एड्रेस करते हैं, मिल्टन के बारे में लिखते हैं। बट अगर वो किसी पर्सनैलिटी के बारे में भी लिखते हैं तो ही डजंट फॉरगेट टू राइट अबाउट द नेचर और द इन्वायरमेंट इन विच ही इज़ लिविंग और द पर्सन वाज लिविंग हु इज़ अंडर डिस्कशन। तो मिल्टन में भी आपको ये नज़र आएगा। वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, वेस्टमिनिस्टर का जो एरिया है वो नज़र आता है इसमें। इमॉर्टैलिटी ओड में इसकी स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ नेचर नज़र आती है इनके अंदर। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में इनकी एक मैन और गॉड और नेचर का जो एक खूबसूरत इनके नज़दीक एक ट्राइका है, एक कम्बिनेशन है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ वो कहते हैं कि मैन हिमसेल्फ इज़ द पार्ट ऑफ नेचर विच गॉड हैज़ क्रिएटेड। दूसरा उनका ख्याल ये है कि देयर इज़ अ स्पिरिट परवेडिंग इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं सब में एक स्पिरिट चलती है, वो गॉड की स्पिरिट है। दैट्स वाई ये कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअलाइजेस नेचर। तो ये इसमें द प्रिल्यूड जो है ये एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। ये इनकी लाइफ के बारे में है, लाइफ की अपने एक्सपीरियंसेस हैं वाइल लिविंग इन दैट लेक डिस्ट्रिक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन वर्ड्सवर्थ वी विल सी द इंस्पिरेशन प्लस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन। और जो जिस तरह से वो इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एजेस दिखाते हैं। व्हेन वन इज़ अ चाइल्ड देन ही बिकम्स अ बॉय, देन ही बिकम्स अ ग्रोन अप मैन, देन ही बिकम्स अ मैच्योर मैन। तो चाइल्ड से बॉय, बॉय से ग्रोन अप मैन तक जो उनकी एक नेचर से इंस्पिरेशन और क्रिएटिव फैकल्टी जो डेवलपमेंट है वो इनमें एक विजिबल नज़र आती है। वो बड़ी खूबसूरत अंदाज में इन्होंने अपनी इस पोइट्री में लिखी है। एज फार एज द पोइटिक स्टाइल इज़ कंसर्न, लैंग्वेज वो हमेशा की तरह बहुत सिंपल लिखते हैं। He is of the view that the language of poetry must be simple. It must be the language of common man, rustic life से ली जानी चाहिए। चाइल्ड को बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी पोइट्री में इन्फ्लुएंस किया है, इनको मेंशन किया है रादर। तो इन्होंने चाइल्ड के बारे में बड़ा एक डिटेल में लिखा है, अक्सर आपको इनकी पोइट्री में नज़र आएगा। उनका ख्याल ये है कि अगर आप बच्चे को नेचर की लैब में, नेचर की कंपनी में रखेंगे तो अ चाइल्ड वुड गेट दैट एसेंशियल इंस्पिरेशन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कमिंग लाइफ। बच्चा एक नेचर में रहते हुए इंस्पिरेशन लेगा पोइट्री से और वो उसकी जो इमेजिनेटिव फैकल्टी और उसकी क्रिएटिव फैकल्टी वो उसका हिस्सा बन जाएगी नेचर। तो इस तरह जो एक बच्चा है वो क्रिएटिविटी के तरफ अगर जाना चाहता है और एक नॉर्मल, बल्कि नॉर्मल से बड़ा एक इंसान बनना चाहता है तो उसका नेचर में रहना ज़रूरी है। These are some of the major points of the poetry of William Wordsworth, the lake poet, the great lake poet. Second lake poet जो इनमें बड़ा नाम है that is S.T. Coleridge from 1772 to 1834. He was the fellow of Wordsworth. दोनों ने इकट्ठे लिखा था lyrical ballad 1798 में, बट इनमें दो तीन dissimilarities भी हैं।
मीन्स एस टी कॉलरिज का ख्याल ये है कि द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री मस्ट नॉट बी द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। ये कहते हैं कि जो पोइट्री की जो लैंग्वेज है वो आम इंसान वाली नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी पोइटिक लैंग्वेज, इट मस्ट बी फ्लावरी लैंग्वेज, और इट मस्ट बी ये डिफरेंट होनी चाहिए आम आदमी से। एटलीस्ट वो लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ का ख्याल डिफरेंट है, वो कहते हैं कि आम आदमी की लैंग्वेज होनी चाहिए। दूसरा, एस टी कॉलरिज में जहाँ हमें नेचर का एलिमेंट नज़र आता है वहाँ हमें सुपर नेचुरल एलिमेंट बहुत डोमिनेंट नज़र आता है। सुपर नेचुरल को उन्होंने सिर्फ कोई हॉरर का इफ़ेक्ट पैदा करने के लिए नहीं किया, बल्कि वो कहते हैं कि हमारे माइंड में कुछ आर्कीटाइप्स ऐसी हैं, कुछ ऐसे सुपर नेचुरल हमारे माइंड में इमेजेस हैं कि जिनको हम यूज़ करके तो एब्स्ट्रैक्ट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम दूसरों के सामने ला सकते हैं। उसकी बेहतरीन मिसाल आपके पास राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, वेडिंग गेस्ट, स्टोरी टेलर, द स्टोरी ऑफ वॉयज, समंदर की लाइफ, एल्बाट्रॉस का जिक्र आना, और उसमें वो सारी की सारी जो इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट किया, सिंपली अमेजिंग। तो ये एक इनकी स्पिरिचुअल आप कह लें या एक आप एलिग्रिकल भी है, और ये सिर्फ सुपर नेचुरल एलिमेंट के यूजेज की वजह से है। नेक्स्ट इनकी जो पोइट्री में बड़ा जो इनका वर्क है दैट इज़ क्रिस्टबल। क्रिस्टबल एक द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल हु कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंड स्पेल ऑफ सॉर्सरर। तो इनके अंदर वही सेम आपको सुपर नेचुरल एलिमेंट नज़र आता है। कुबला खान में नज़र आता है। कुबला खान को पढ़ते हुए आपको ये भी एक मैं बात बताता चलो, एक इन्फ्लुएंस ये भी एक नज़र आता है एक इनकी ज़ात के ऊपर कि एज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड ही वॉज इल, तो ही यूज़ टू टेक ओपियम। तो ओपियम लेने की वजह से, ड्रग्स की वजह से, ड्रग का इन्फ्लुएंस भी माइंड में था, लेकिन वो जो ड्रग का इन्फ्लुएंस था वो कोई नेगेटिव नहीं था, उसने कोई इनकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाला, बल्कि इनकी जो क्रिएटिव फैकल्टी उसको इन्हांस किया। तो उसमें आपको कुबला खान में एक खूबसूरत नेचर प्लस एक हॉन्टेड इमेज आपको नज़र आता है जो बड़ा इम्प्रेसिव है। तो आपको ये दो बड़े पोइट हो गए। तीसरे, नॉट दैट मच एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ पोइट्री, रॉबर्ट साउथी 1774 to 1843। Although he lacked higher qualities of poetry, yet he was a poet who cannot be ignored. He was a fellow of these lake poets, Talabad, Curse of Kehama and Roderick। इनकी बड़ी बड़ी पोएम्स हैं। इनकी पोइट्री में आपको मिथोलॉजी, यूज़ ऑफ मिथ नज़र आता है। इन्होंने शॉर्ट बैलेड फॉर्म में लिखा है। लैंग्वेज इनकी सिंपल लैंग्वेज है, शॉर्ट फॉर्म में है, और इनकी जो पोइट्री है इनके अंदर इन्फ्लुएंसेस तो वही हैं जो इन दो ग्रेट पोइट्स में हैं, बट इनके अंदर वो आपको इंटेलेक्चुअल एंड पोइटिक जो डेप्थ है वो नज़र नहीं आती इतनी ज़्यादा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक पोइट्स। इट वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द लेक पोइट्स और उनके थीम्स। इंशाल्लाह डिटेल में बाद में देखेंगे वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की पोइट्री को। नेक्स्ट फेज़ के साथ दोबारा आपके सामने आऊँगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।